दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी का नोट्स क्लास 4। चैनल पे इससे पहले 3 वीडियो ज्योग्राफी का है, जरूर जाके देखें। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। आज देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। जी हाँ, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर से सकेंद्रीय परत से बना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। सबसे ऊपर का जो परत है उसे हम लोग पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय शहंती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर। नोट डाउन करेंगे, महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय द्वीपीय शहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज से बनी है, इसलिए इसे सीएल सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। इसलिए इसे सीएल सीएल इन द सेंस सिलिका एवं एल्युमिनियम कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाद्वीप क्षेत्र में 35 किलोमीटर और समुद्री के सतह में 5 किलोमीटर है। यह सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। महासागर की जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बनी है वो सिलिका मैग्नीशियम से बनी, इसलिए इसे सी में कहते हैं। सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक निचले मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। नोट डाउन करेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंतरिक परत क्या है? क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है। मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं, क्योंकि ये निकिल और फेरस इसे कहते हैं, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे शेल रॉक्स के बारे में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल या चट्टान खनिजों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? खनिजों का। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय, अपसादी और कायांतरित सेल। नोट डाउन करेंगे, सेल 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय, अपसादी और कायांतरित। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्वेदी और दूसरा होता है बाहिर्वेदी। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है जो कि आंतरिक भाग से निकलकर सतह पे आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पे आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यह लावा जो निकलता है वो ठंडा बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल को बाहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत ही महीन दाने वाली होती है। इसकी जो संरचना है काफी महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेल से ही बना है। द्रवित मेग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को भी अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों के रूप में ले लेता है, जैसे कि ग्रेनाइट। ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। अग्नेय शैलों की भी रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों एवं तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। यह तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैग्मा। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पे पहुंचता है तो लावा कहलाता है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायराइट अग्नेय सेल प्रमुख एक उदाहरण है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे पृथ्वी की भूप्रकृति का 2/3 भाग अग्नेय सेल से बना है।
पृथ्वी का भूपृष्ठीय भाग 2/3, नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि इसी चट्टान से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से ही अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे परतदार शैल या अवसादी शैल। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार शैल पाया जाता है। लोयस का जमाव वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। हिमालय पर्वत भारत का पहरेदार कहलाता है। इसमें अवसादी चट्टान पाई जाती है। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टान अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अवसादी चट्टान में खनिज तेल, कोयला, अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे रूपांतरित शैल। ये चट्टानें अन्य चट्टाने के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। अवसादी शैल तथा आग्नेय शैल में दाब व ताप के द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे भूपरत के नीचे दाब व ताप शैल से स्लेट, डोलोमाइट तथा खड़िया मिट्टी चौक अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। कोयला हीरे में बदल जाता है। संगमरमर चूने के पत्थर का रूपांतरित शैल है। नोट डाउन करेंगे, संगमरमर चूने का रूपांतरित रूप है, कोयला हीरे का है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे अपर्दन। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, सतह जब घिस के टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। यह प्रक्रिया जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। नोट डाउन करेंगे, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पे निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। विभिन्न स्थल कृतियों का भी निर्माण करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब देखेंगे विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोद चुके थे। कितने किलोमीटर तक? 6 किलोमीटर तक खोद चुके थे और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र की सतह पे 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। नोट डाउन करेंगे, जो कि असंभव है, 6000 किलोमीटर गहराई तक हमें पृथ्वी की सतह को खोदना पड़ेगा। जी हाँ, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी का आयतन का सिर्फ 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेटल, 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। नोट डाउन करेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर है। इग्नियस लेटिन शब्द, इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, इग्नियस लेटिन शब्द का है। सबसे एक पॉइंट ये है, जिसका मतलब है इग्निस और इसका मतलब होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लेटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्थिर। नोट डाउन करेंगे, सेडिमेट्री लेटिन शब्द सेडिमेटम जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामोर्फिस ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। नोट डाउन करेंगे, मेटामोर्फो जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट में आ चुका था। जीवाश्म किसे कहते हैं? मृत पौधे, जंतुओं के अवशेषों को दबे को ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अब देखेंगे धरातल के रूप। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मडेदार वर्लित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा व तापी नदियां
भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। वी आकार की घाटी, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे अंग्रेजी के अक्षर वी आकार का घाटी निर्माण होता है। नोट डाउन करेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर गहरा गहरा करती है और अंग्रेजी आकार का वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब वी आकार की गहरी घाटी एवं संकरी होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां का गार्ज है। नोट डाउन करेंगे, हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का गार्ज है। जल प्रपात, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता तो उसे जलप्रपात कहते हैं। काफी नोट डाउन करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल है। सबसे बड़ा कौन है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एंजल है। नोट डाउन करेंगे, वेनेजुएला एंजल है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात सारावती नदी पर, जोग कावेरी नदी पे, शिव समुद्रम नर्मदा नदी पे, कपिल धारा धुआंधार आदि है। डेल्टा नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प, ये आ चुका था, विसर्प टेढ़े मेढ़े रास्ते के कारण उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। नोट डाउन करेंगे, विसर्प किसे कहते हैं? नदी के धारा जो आते हैं जो कि सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसे हम विसर्प कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा वर्ल्ड के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। नोट डाउन करेंगे। अब कुछ पॉइंट लेंगे। गुफा या सुरंग से वर्षा का कुछ जल चट्टानों और मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती है जिसमें जल रिस कर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा लेके चले जाते हैं, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाता है। वो चूने का घोल जो है वो नदी के पानी के साथ चला जाता है, जिससे ही पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाता है। अब देखिए हिमानी, ऊंचे पर्वत पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है। इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर का होता है। पहले से बने भी आकार की घाटी को भी यू आकार का घाटी में हिमानी बदल देते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे हिमोड। हिमोड जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है, इसे हिमोड कहते हैं। जब हिमानी चट्टान घिस करके उसका चूर्ण पर्वत निचले भागों को पर्वत कर देता है तो उसे हम लोग हिमोड कहते हैं। अब देखेंगे बालू का स्तूप। मरुस्थलीय प्रदेश में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पे गिरकर बालू के टीले का निर्माण करते हैं। इसे बालू का स्तूप कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे छत्रक शिला। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों के द्वारा अपर्दन का काट धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में निचले भागों को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिन्हें हम छत्रक शिला कहते हैं। अब देखेंगे भूकंप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्वालामुखी भूपर्वतीय भाग खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार का स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पे कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के नीचे वो स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उन्हें हम उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उन्हें हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थानों को अधिकेंद्र कहते हैं। उनके नियरेस्ट स्थानों को क्या कहेंगे? हम अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। सबसे ज्यादा हानि कहाँ होती है? अधिकेंद्र के निकटतम भाग में। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। अधिकेंद्र से नोट डाउन करेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना भूकंप की स्पीड
कम होगा। भूकंप का मापन करने के लिए भूकंप लेखी, नोट डाउन करेंगे, मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी ये आ चुका था सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर स्केल पे नापी जाती है। नोट डाउन करेंगे, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 है अथवा उससे कम है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होता है, वो वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है, वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। नोट डाउन करेंगे, 2.0 नॉमिनल सा है, 5.0 वस्तु को गिराने से क्षति पहुंचता है, 6.0 काफी प्रभाव अधिक होता है तो वो बहुत शक्तिशाली होता है, और 7.0 से तो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। अब देखेंगे जलप्रपात, वाटरफॉल। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, सबसे बड़ा। नोट डाउन करेंगे, दक्षिण अमेरिका की वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। और अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नोट डाउन करेंगे। अब कुछ नदी रिवर्स से कुछ पॉइंट्स लेते हैं। नदी से, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल यानी कि पत्थर या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। नोट डाउन करेंगे, जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह माडेदार मार्ग पे बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे कि नदी गिरते हैं तो ऐसे 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 आते हैं, इन्हें हम विसर्प कहते हैं। यह क्वेश्चन सीटेड में आ चुका है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पे लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विसर्प लूप के सिरे के निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं, जिसे हम चाप झील भी कहते हैं। नदी के उत्कृष्ट तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। जो नदी डाइवर्ट हो जाता है उन्हें हम वितरिका भी कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अपसादों को संग्रह से ही डेल्टा का निर्माण होता है। जितना मुहाना है उनके अपसादों का संग्रह ही डेल्टा का निर्माण करती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदी झेलम, चिनाव, सतलज, रावी, व्यास आदि है। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। नोट डाउन करेंगे, सिंधु घाटी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी है। गंगा और सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि है। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है। नोट डाउन करेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदी लुहित, दिबांग, तीस्ता आदि है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। नोट डाउन करेंगे, तिब्बत के मानसरोवर से ही ब्रह्मपुत्र का उद्गम है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना या यमुना के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना, जमुना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। पद्मा नदी बोलते हैं गंगा नदी को। नोट डाउन करेंगे, जैसे ही वो बांग्लादेश इंटर करती है
उनका नाम पद्मा हो जाता है। नर्मदा और तापी नदी का बहाव पश्चिम की ओर है, वो अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती है। नर्मदा अपना जो जल का विसर्जन है वो अरब सागर में करती है। पूर्व तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें घिड़का, कोलेल, पुलिकट आदि है। अब देखेंगे त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाता है, नोट डाउन करेंगे। त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे ज्यादा सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखेंगे समुद्र तरंग के कार्य क्या क्या है और हिमनद के कार्य क्या क्या है। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल कृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी होती है। इनकी समुद्री गुफा भी इन्हें हम कहते हैं। इन गुफाओं के तटीय महराव बड़े होने जाने पे इन्हें केवल छत ही बचाती है, जिससे तटीय महराव बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृति को स्टैक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? स्टैक कहते हैं। हिमनद के कार्य क्या क्या है? ग्लेशियर के काम। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वो सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे छोटे शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे पवन के कार्य। जी हाँ, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार का शैल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। नोट डाउन करेंगे। ऊपरी भाग के अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसा शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। ये तो स्वाभाविक बात है, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इन्हें क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं बालू का, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब यह वालु कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप है। चीन में सबसे बड़ा विशाल लोएस निक्षेप है। अब देखेंगे वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऐसा दो गैस है जो वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नोट डाउन करेंगे। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, लगभग 7.878%। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, ऑर्गन की मात्रा 0.9393%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे इन गैसों का कुछ पॉइंट को लेंगे। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों के कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वह सीधी वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। वह कैसे लेते हैं? मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु बैक्टीरिया, मृदा और बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेके इनका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधा इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो यह नोट डाउन करेंगे कि मृदा और
पौधे के जड़ों में रहने वाला जो जीवाणु बैक्टीरिया है, इनका रूप को चेंज कर देते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाला दूसरी गैस है। नोट डाउन करेंगे। नाइट्रोजन के बाद क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन का प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए वृक्ष को काटे ना। नोट डाउन करें। अब कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ पॉइंट लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस कर देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ हो जाता है। नोट डाउन करेंगे। वह वायुमंडल के प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ और पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव, जी हाँ, पैदा करती है। इससे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इन पर रहना असंभव है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब यह ऊष्मा हीट के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। नोट डाउन करेंगे। जिसके फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि बर्फ पिघल रहा है। पिघलने के बाद कहाँ जाएगा? समुद्र पे जाएगा, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ सकता है, जिससे निचले क्षेत्रों में क्या आ जाता है? बाढ़। अब देखेंगे गर्म और ठंडी वायु। जी हाँ, इससे कुछ पॉइंट लेंगे। जब वायु गर्म होता है तो फैलती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठंडी वायु काफी वेटफुल होता है, भारी होता है, इसलिए इसे नीचे नीचे रहने की प्रवृत्ति है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे वायुमंडल की संरचना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सब इनको क्लियर करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।